वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेनिथ हॉल केमिस्ट्री। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अभिवादन स्वीकार कीजिए कि आनंद सिंह का। टुडे आई हैव टू डिस्कस नीट 2025 केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर हेल्ड ऑन 4 मई 2025। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज 46 कोड 48 क्वेश्चन नंबर 46। फटाफट पढ़ो, स्टार्ट करो। 46 क्वेश्चन नंबर 46। आइडेंटिफाई द सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। एक कन्वर्जन किया गया है, ठीक है। वो है क्या? मिथाइल बेंजोएट, उससे बन क्या रहा है? बेंजल्डिहाइड, राइट। तो देखने से ही लग रहा है क्या जिसमें कौन सा ये जितने भी रिएजेंट यूज किया गया है, थोड़ा ध्यान से तुम देखो। बना था? अच्छा ठीक है, चलो कंसेप्ट और आ जाएगा, क्या दिक्कत है। तो सोडियम बोरॉन हाइड्राइड और क्या हाइड्रोलाइसिस है। ये स्पेशली कीटोन के लिए होता है। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, किसके लिए होता है? बोलो, कीटोन के लिए। ये रिड्यूस करता है कीटोन को। यहां देख रहे हैं क्या टू नंबर H2 है, PDBSO4 है। एक्चुअली ये किसके लिए है? रोजेनमंड रिडक्शन के लिए। तो रोजेनमंड रिडक्शन याद होगा। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें रोजेनमंड रिडक्शन का, तो हमारा बेंजीन के ऊपर इस तरह से हमारा क्या होता है? CO, यहाँ पे क्या X या Cl मान लो, ले लो, ठीक है। और इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं किसके प्रेजेंस में? ये H2 देखिए, H2 एडजॉर्ब होता है, लेना क्या रहता है? PD। अब PD के साथ यदि आप BSO4 का यूज करोगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी अगर यहाँ बात करें तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे एडजॉर्ब होता है। अगर बात करें, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ आता है, ठीक है, और फिर एक हाइड्रोजन यहाँ आता है। ये हाइड्रोजन इसके साथ बाहर हो जाता है, Cl बाहर हो जाता है, HX, कोई भी यहाँ पे Cl रहेगा, ठीक है, ये बाहर हो जाता है। इसके साथ हमारा क्या बन जाता है? बोलिए, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तो रिएजेंट जो यहाँ पे यूज है, इसे कैटलिस्ट कहते हैं। ऐसे ये निकेल पेटी रखा गया है, तो ये तो होना ही नहीं है। क्लियर? ये तो इसको कट करता ही नहीं है। तो निश्चित रूप से ये जो BSO4 का हम लोग यूज करते हैं, तो ये क्या करता है? फर्दर रिएक्शन को स्टॉप करता है। तो सेकेंड वाला भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला क्या है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में जानते हो, स्पेसिफिक किसके लिए होता है? कार्बोनिक एसिड के लिए, याद आया? तो वो भी नहीं होना है। अब बात करते हैं किसका? ये नंबर 4 का। तो नंबर 4 देखते हैं क्या? डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड है, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस है। यहीं से याद करने का कोशिश करो, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, आसानी से आपको बन गया होगा। या नहीं बना था? याद कीजिए। एक्चुअली डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड ये सेलेक्टिव रिएजेंट था, रिड्यूसिंग रिएजेंट। तो एक्चुअली ये क्या करता था? साइनाइड को भी कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में, क्लियर। और दूसरा एस्टर को भी एक कन्वर्ट करता था करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में। तो याद तो इस तरह का हमारा रिएक्शन होता था। अगर मैं बात करूं CH3, यहाँ पे CH और डबल बॉन्ड क्या, या इसे भी मान लो बना लेंगे CH, फिर यहाँ क्या डबल बॉन्ड इस तरह से, यहाँ पे Cl का यूज करें, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यूज करते थे डाइआइसोब्यूटाइल, सॉरी, कैसे करते थे हम लोग? डाइआइसोब्यूटाइल, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करते थे। तो इसमें क्या देखते थे? एक्चुअली ये कन्वर्ट होता था, किसमें कन्वर्ट होता था? इसमें कन्वर्ट Cl में। इसका यदि हम लोग यूज करते थे डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये कन्वर्ट होता था। करस्पॉन्डिंग यहाँ देखते थे C और डबल बॉन्ड, यानी CH डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आता था? NH आता था, याद आया? तो इमीन का फॉर्मेशन होता था। आफ्टर दैट जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस होता था H2H+ के प्रेजेंस में, तो करस्पॉन्डिंग हमारा क्या बनता था? एल्डिहाइड बनता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? एस्टर है। अगर आप देखेंगे तो क्या है, ध्यान से देखो, एक्चुअली इस तरह का है, CO है, यहाँ पे O है, CH3, ठीक है। इससे क्या बन रहा है? तो बेंजल्डिहाइड बन रहा है। तो यदि हम लोग रिएजेंट का बात करें, तो रिएजेंट में ये जो डाइआइसोब्यूटाइल है, इसे कन्वर्ट करके फर्स्ट में से यूज हम लोग करते हैं डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, और दूसरा नंबर में क्या करते हैं? यहाँ पे H2O लेते हैं, तो कन्वर्ट होकर के हमारा क्या बन जाता है? बेंजल्डिहाइड।
तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा वो भी ठीक किए। क्लियर? तो कौन सा होगा बोलो? नंबर 4। साइनाइड के लिए स्पेसिफिक होता है, सेलेक्टिव रिएजेंट है, रिड्यूसिंग रिएजेंट है, सेलेक्टिव है, यानी साइनाइड को भी कन्वर्ट करता है किसमें? बोलिए करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में। और यदि बात करें एस्टर का, तो एस्टर को भी क्या करता है? एक हाइड्रोजन यहाँ आता है, ध्यान देना, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ आता है, यहाँ से क्लीवेज होता है। तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग बेंजोल्डिहाइड में यूज होता है। जैसे हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो करस्पॉन्डिंग बेंजोल्डिहाइड में आ जाता है, यानी एल्डिहाइड में आ जाता है। तो यदि स्पेसिफिक बात करें इस एस्टर के लिए तो निश्चित रूप से हमारा क्या होगा? 4 नंबर होगा। तो क्लियर हुआ? ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर क्या होगा तुम्हारा? ये 46 हो गया, 47। तो 47 थोड़ा सा ध्यान से देखो, 47 में क्या होगा पढ़ के देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? ध्यान से देखो, 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 47 पर फटाफट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिफेटिक एसिड इज। जो एलिफेटिक एसिड हमारा दिया हुआ है तो उसका हम लोग को देखना है। तो एसिड है क्या ये सर? थोड़ा पढ़ना होगा। ये क्या? फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। यहाँ देख रहे हैं तो 2 मिथाइल सेकेंडरी वाला है, तो 2 मिथाइल क्या हो गया बोलो? प्रोपनोइक एसिड। यहाँ क्या है? टर्सरी वाला केस है, तो 2 डाइमिथाइल प्रोपनोइक एसिड। अब इसमें एसिडिक नेचर को देखना है, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पे H लिख रहे हैं, CH लिख रहे हैं। अब दूसरा क्या हुआ? CH3, यहाँ पे CH लिख रहे हैं। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है? CH3, C ये सेकेंडरी वाला है इस तरह से, और यहाँ क्या? CH। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है? टर्सरी, तो CH3, ये भी तुम्हारा CH3, और इधर भी क्या हो जाएगा? CH3, CH। तो इसका एसिडिक नेचर देखना है। तो इसमें याद करो, बहुत अच्छे ढंग से बताया गया था। इसमें जो भी है, ये जो अल्काइल ग्रुप देख रहे हो तो ये सारे क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट। ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और ये भी दिखाता है प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहाँ बढ़ेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा तो आप यहाँ याद करो, ये माइनस ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, इसका स्टेबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जैसे स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, इसका जो कंसेप्ट है स्टेबिलिटी जैसे ही डिक्रीज करेगा तो निश्चित रूप से क्या होगा? किसी भी कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी अगर डिक्रीज करता था तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपको एसिड है उसका एसिडिक नेचर क्या होता था? घट जाता था। याद करो, ये पढ़ाया कि आपको क्या? जैसे HI है, HI चेंज होकर क्या बनाता है? H+ या I-। अगर ये कंजुगेट बेस है, अगर इसका क्या होता है? स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है तो क्या होता है? ये स्टेबल होता है। अगर ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, अगर ये अनस्टेबल है, ये क्या? स्टेबल है। थोड़ा स्थिर से दिमाग में उठा, ये कंसेप्ट वाले भी दिए थे। अगर ये ज्यादा स्टेबल है कंजुगेट बेस, तो ये अनस्टेबल है, H+ तो इसे देगा, एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। तो निश्चित रूप से क्या हो जाता है हम लोग का? अगर यहाँ पे बात करें तो देने वाला जो ग्रुप है, ये जो डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू जो दे रहा है, तो जो ये आयंस बन रहा है, यानी एनायंस बन रहा है, जिसे कार्बोक्सिलेट एनायन कहते हैं, तो ये एनायन आपको स्टेबल नहीं होगा। इसका स्टेबिलिटी क्या होगा? इसका स्टेबिलिटी का बात करोगे, इसका स्टेबिलिटी क्या होगा बोलो? घट जाएगा। तो निश्चित रूप से 3 देने वाला ग्रुप है, इसका एसिडिक नेचर को क्या करेगा? घटाएगा। जितना ही, फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, जितना ही आपको कंजुगेट बेस स्टेबल होता था उतना ही ज्यादा एसिडिक होता था, और जितना ही कंजुगेट बेस अनस्टेबल होता है उसका एसिडिक नेचर क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में इसका देखें, ये ज्यादा एसिडिक होगा, इसका देखें तो ये ज्यादा होगा। अगर इसका बात करें, हाइड्रोजन थोड़ा सा देता है, तो देने वाला डोनेटिंग ग्रुप हाइड्रोजन कम है और ये टर्सरी ज्यादा है, तो कंजुगेट बेस ये अनस्टेबल हो गया, इसीलिए इसका एसिडिक नेचर घट जाएगा। कहने का मतलब ये ज्यादा, आफ्टर दैट ये हो जाएगा, आफ्टर दैट ये हो जाएगा, सबसे कम ये हो जाएगा। अगर यहाँ ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ही ऑप्शन में लग रहा है HCOOH, CH3 का COOH, यानी सेकेंडरी वाला यहाँ, टर्सरी वाला यहाँ, फर्स्ट ही ऑप्शन तो हो जाएगा। ऐसे आप लोग बताओ क्या बनाए थे? फर्स्ट ही, ठीक है, आसानी था। ये तो कंसेप्ट से दिया हुआ था, आप कॉपी में तुम्हारा है ही, कॉपी में बताए ही थे। चलो एक बार फिर से इसका दे दी एक्सप्लेनेशन। कोई भी एसिडिक नेचर यदि तुमको देखना है तो कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा, और कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी जितना ही डोनेटिंग ग्रुप है उसको डिक्रीज करता है,
अगर ये डिक्रीज किया इसका एसिडिक नेचर घट गया। कंजुगेट बेस अगर ये स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ये अनस्टेबल है तो H+ तेजी से देगा। अगर ये कंजुगेट बेस जिसका स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये स्टेबल है तो H+ नहीं देगा। इस कंसेप्ट को दिमाग में रखो ना, हमेशा आपको प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे भी 3 देने वाला डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा, H+ तेजी से लिबरेट नहीं होगा। अगर सिंपल ढंग से तुम इसे याद रखते हो तो मैं इसे भी याद रख सकते हो। यहाँ कम देने वाला है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घटेगा, इसलिए H+ क्या होगा, तेजी से लिबरेट होगा। इस कंसेप्ट से भी इसे याद रख सकते हो, जो अच्छा लगे फिर से वर्क क्लियर कर लेते। ये अभी हमारा बन गया। चलिए 48 क्वेश्चन नंबर 48 देखता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या देखना है बोलिए, 48। तो 48 में एक्चुअली क्या है, एक बार पढ़ो फटाफट पढ़ो बाबू। देखो क्या लिखा हुआ है 48। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर जल्दी से बोलना 48। तो 48 क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, Which one of the following reaction does not belong to Lysinian test? अच्छा, Lysinian टेस्ट से दिया हुआ है, ये भी तुम्हारे कॉपी में होगा, याद आया, तुम्हारे कॉपी में होगा, क्लियर। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, इसमें देखना है जो कौन सब दे रहा है। जैसे ये हेलोजन है, ये कार्बन ये तो देता नहीं है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, तो निश्चित रूप से इसमें नाइट्रोजन, हम वर्ड बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन ध्यान देना, उसके बाद सल्फर, उसके बाद आपको क्या हेलोजन्स आर लिख सकते हैं हम, एक वर्ड लिख देते हैं डिटेक्टेड बाय लाइसिनियन टेस्ट, क्लियर। तो अब तुम्हें लोग बोलो क्या बोल रहे हो, डज नॉट कर रहा है, तो आंसर कौन होगा बोलो, 2 नंबर। 2 नंबर क्या होगा, इससे डिटेक्ट नहीं होता है। देखो यहाँ हेलोजन, नाइट्रोजन और सल्फर दिया हुआ ही है, इसलिए आंसर क्या होगा, 2 नंबर। अब आते हैं, ये भी हो गया, बन गया, ठीक है, कोई बात। चलिए आते हैं 49 क्या है, तो 49 पढ़ो एक बार फटाफट, जल्दी पढ़ो बाबू। 49 क्या है, 49 देखते हैं क्या कर रहा है। If the rate constant of a reaction is 0.03 सेकेंड इनवर्स, अच्छा रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ, यहाँ k का वैल्यू दिया हुआ आपको 0. कितना है, फिर से देख लो 0.03 सेकेंड इनवर्स, ये रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। चलो यहीं से मैं देखता हूँ, जैसे रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया सेकेंड इनवर्स है, तो k का जो यूनिट होता है, यूनिट याद है क्या होता था, मोल और लीटर इनवर्स और 1 माइनस n और क्या सेकेंड इनवर्स, ये ना होता था, याद करो, होता था ना बाबू, बोलो याद है कि नहीं, क्लियर। तो निश्चित रूप से यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑर्डर रखोगे, n का वैल्यू यदि तुम 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब ये रिएक्शन जो दे रखा है ये निश्चित रूप से क्या है बोलो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहीं से क्लियर कर, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर इतना 7.2 मोल पर लीटर concentration of the reactant to get reduced to 0.9 मोल पर लीटर, log 2 का वैल्यू दिया हुआ है। तो कैसे बनाएंगे, तो टाइम इक्वल टू पता है 2.303 और ये क्या के फर्स्ट ऑर्डर का टाइम के साथ जो रिलेशन डालता है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का तो 2.303 बाय के और लॉग क्या होगा 10 बेस पे a नॉट और बाय क्या a नॉट और माइनस x, ये लेफ्ट अमाउंट है, ऐसे करके हम लोग बनाते थे, ये क्या है लेफ्ट अमाउंट है। तो टाइम निकालना है तो 2.303 निकालना क्या, ये ध्यान रखना है। तो लॉग 10 बेस पे a नॉट का वैल्यू दिया हुआ, a नॉट का वैल्यू देखो कितना है दिया हुआ 7.2 मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन अपना कट जाएगा नीचे और घट करके 2 दिया हुआ है, क्या दिया है इतना कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू गेट रिड्यूस 2, यानी घट करके आपको हो जा रहा है कितना 0.9 मोल पर लीटर अपना कट जाएगा। देखो जैसे रिड्यूस 2 दिया हुआ या रिड्यूस बाय दिया, दोनों में फर्क है। 2 दिया हुआ तो इसका मतलब है घट करके कितना हुआ, तो घट करके कितना हुआ, टाइम इक्वल टू इसका वैल्यू दिया हुआ है 2.303, के का वैल्यू देख लो वहां से कितना दिया हुआ है 0.03, ठीक है, मल्टीप्लाई लॉग 10 बेस पे यहाँ से कट करो तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है, इक्वल करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2.303 और डिवाइडेड बाय क्या 0.03 और मल्टीप्लाई लॉग 10 बेस पे 2 पे पावर कितना 3, इक्वल करके लिखा जा सकता है
2.303 और डिवाइडेड बाय क्या 0.03 और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई log 2 का वैल्यू बोलो, वहां दिया हुआ ही है 0.3010। ऐसे log 2 log 3 और log 5 आपको याद रखना है। log 2 का वैल्यू बोलो एक बार फिर से, log 2 का वैल्यू बोलो, log 2 का वैल्यू बोलो बाबू जल्दी से 0.3010। log 3 बोलो 0.10 बेस पे बोल रहे हैं 0.4771 और log 5 का वैल्यू बोलो 0.6950। तो निश्चित रूप से अगर 3 भी याद रखते तो काफी काम करे। देखो यहाँ काम क्या, चलो मल्टीप्लाई करो, ये दोनों कट जाएगा 3 से, देखो ये मल्टीप्लाई करो 3 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से, देखो कितना आया बाबू बोलो, यहाँ देखो ना ये कट ही जाएगा 3 से 6 यानी 6 9 6 है इसमें। हाँ ऐसे आंसर मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे, यहाँ से आ जा रहा हमारा, ये कट जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 आया था 69.3 यानी ये हो जाएगा कितना 69.3 और क्या सेकेंड इसका वैल्यू आ जाएगा। इतना टाइम लगेगा आपको इतना से रिड्यूस होकर के इतना बचने में 0.9 इतना लेफ्ट अमाउंट हो जाएगा। क्लियर? तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली क्या था, स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करना था कन्वर्जन में, तो जो क्लियर किए आ गया होगा। ठीक, ये तो कंसेप्ट था जो एसिडिक नेचर हम लोग कैसे देखते हैं, कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी पे देखते हैं। कंजुगेट बेस यदि ज्यादा स्टेबल होता है तो निश्चित रूप से हमारा जो एसिड है वो एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, लेकिन कंजुगेट बेस यदि डिस्टेबलाइज हो गया, अनस्टेबल हो गया तो इसका मतलब हो गया निश्चित रूप से एसिडिक नेचर घट जाएगा उस बेसिस पे इसको बनाए। पहले भी बताए थे, थोड़ा ध्यान रखना। ये तो टेस्ट था लाइसिनिया टेस्ट, तो ये तो तुमको याद ही होगा। ठीक है, और 49 ये भी काफी इजी कहा जा सकता है। कैसे हम लोग निकालेंगे, कितना टाइम लगेगा, जबकि कंसंट्रेशन दिया हुआ है 7.2 से कितना बन रहा है, बच रहा है 0.9। तो क्लियर हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके